नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे है और मैं पिछले कई वर्षों से लॉजिस्टिक्स फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने कई सारे नामी गिरामी कंपनियों में काम करा है, काफ़ी अच्छे ओहदे पे काम करा है। इन कई सालों में मुझे ये महसूस हुआ कि लॉजिस्टिक्स को लेकर के कोई फॉर्मल एजुकेशन जो प्रैक्टिकल बेसिस पे हो कहीं मुझे नज़र नहीं आया। आम तौर पे ये देखा गया है कि जो जो चीज़ें जिसको कि हम बहुत आसानी से लोगों को समझा सकते हैं उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया जा सकता है जाया जाता है। तो इससे मुझे एक महसूस हुआ कि क्यों ना एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जाए जहां मैं स्टेप बाय स्टेप लोगों को लॉजिस्टिक्स जो है बड़ा सिंप्लीफाई वे में बताता चला जाऊं। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे काम करते हैं, जो कि वेयर हाउसेस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उनका जो जो टेन्योर है काफ़ी लंबा होता है उसी जगह पे। उसका मुख्य कारण ये है कि जो वो काम करते हैं उसी काम को काफ़ी लंबे समय तक करते हैं और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके पास फॉर्मल कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है ताकि उनके कैरियर को एनहांस किया जा सके, और ना ही बच्चों में वो इंटरेस्ट होता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो पूछे वो है क्या। एक तो कैटेगरी ऑफ लोग वो हो गए, दूसरे हो गए जो एस्पायरेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इंटरव्यू देने वगैरह आते हैं। उनमें ये देखा गया है कि उनके पास बेसिक फंडामेंटल्स लॉजिस्टिक्स की बहुत कमी है। तो उन सब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि किसी एक व्यक्ति को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए, तो मेरा अनुभव शायद लोगों पे काम आ पाएगा। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। जो 3PL है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स का सबसे पहले आप लोगों ने वर्ड सुना होगा 3PL। ये 3PL है क्या? बुक्स में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, डेफिनेशंस हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टोरी के हिसाब से इसको समझाने का कोशिश करता हूँ कि 3PL एक्चुअली है क्या। 3PL मान लीजिए मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई दो दोस्त हैं, वो एक मान लीजिए मोटर मैकेनिक है, स्पेशलिस्ट है, और एक मान लीजिए उसका सेल्स का बंदा, सेल्स का बड़ा धुरंधर आदमी। दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चलो भाई क्यों ना हम एक मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोला जाए। तो उन्होंने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटा सा सेटअप किया, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, अच्छा चलने लगा। फिर उनको ये महसूस हुआ कि यार ये इसको रखे कहाँ। रखने के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि अब बाज़ार में घूमने लगे कि भाई लैंडलॉर्ड से बातें करने लगे, और उसके बाद में वो प्लेस फाइनल करने लगे। जब जगह फाइनल हो गया तो फिर पता चला यार लोगों को ढूंढना है, फिर उसको प्रोसेस को सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें वो करने लगे। तो इससे हुआ क्या कि जो उनका मेन काम था कि मान लो कि उनको मोटर बनाना है और बेचना है, वो अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो इन सब चीज़ों में लगना स्टार्ट कर दिए। अब मान लो कंपनी और बड़ी हो गई, उसमें सेल्स के भी पर्सन है, फाइनेंस के भी पर्सन है, HR के भी पर्सनस हैं, और उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा 5 7 8 वेयर हाउसेस अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करके रख लिए। अब हुआ क्या कि ये सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर रोज वेयर हाउसिंग में आते रहते हैं। अब जो उसका मेन काम है मोटर बनाना, मोटर बेचना, उसको वो भूल करके फिर अंत में वो क्या करते हैं कि वो जा करके भाई लेबर नहीं आया उसके पीछे पड़ा हुआ है, भाई मेरा मेन काम मोटर बनाना है, मेरा मेन काम सेल करना है। तो हुआ क्या कि वो अपने मेन काम को छोड़ के इन सब चीज़ों में लग गए। तो उसी समय क्या होता है कि कुछ लोगों को ये महसूस हुआ कि यार ये एक प्रॉब्लम एरिया है। प्रॉब्लम एरिया क्या है कि लोग अपना कोर जो काम है वो कर नहीं पा रहे हैं, इन सब चीज़ों में आ गए। तभी जाके एक 3PL कंसेप्ट का जन्म हुआ। 3PL कंसेप्ट बोले तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, एक 3PL कंपनी का जन्म होता है। अब ये 3PL कंपनी है क्या? ये है क्या कि ये एक मान लीजिए आप एक मेन कंपनी हो जो मोटर बनाती है, और ये 3PL कंपनी है। ये कहते हैं कि भाई साहब हम आपके लिए वेयर हाउस ढूंढ के लाएंगे, हम आपके लिए मैन पावर देंगे, हम आपके लिए वेयर हाउस स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे,
एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आपका जो कोर कॉम्पिटेंस था, कोर कॉम्पिटेंस जो कि मोटर बनाना और बेचना है, आप उस पर फोकस कर पाए। दूसरा क्या हुआ कि आपने फॉर एग्जांपल आपको कॉस्ट बेनिफिट मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? मान लीजिए आपको जगह चाहिए 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट। आप ये मान के चलते हैं कि यार आने वाले 1 साल 1.5 साल में शायद ये 1000 का 1500 हो जाएगा या फिर 1000 में रहेगा। तो आप एक उलझन में रहते हैं। आप क्या करते हैं कि 2000 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट लेके बैठ जाते हैं, जगह खाली होता है। इसमें आपको क्या होता है? स्पेस फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि जितना आप यूज करें उतना आप पे करें, जो यूज ना करें उसको आप पे ना करें, जब जरूरत हो आप उसको बढ़ा सकते हैं। अब ये 3PL कंपनी क्या करती है कि ऐसे ऐसे 5 4 6 3 4 जो भी है, जितनी भी कंपनी है उनके साथ अपने आप को जोड़ती है। ये एक मोटर कंपनी हो गया, ये मान लो एक एसी की कंपनी हो गई, ये कंप्यूटर की कंपनी हो गई। मान लो इसको चाहिए मान लो 2000 स्क्वायर फीट, इसको चाहिए 4000 स्क्वायर फीट, इसको चाहिए मान लो 5000 स्क्वायर फीट। तो 11000 स्क्वायर फीट की है तो ये क्या करता है? 15000 स्क्वायर फीट की जगह लेकर के या 20000 स्क्वायर फीट की जगह लेकर के बैठ जाता है। तो क्या हो गया? आपके पास कितने सारे एडवांटेज आ गए कि आपका वो जो मगजमारी था कि लेबर आया कि नहीं आया, वेयर हाउस में म्युनिसिपैलिटी वाला आ गया, फलाना शटर खराब हो गया, ट्रक वाले ने ये प्रॉब्लम किया, इन सब उलझनों से आप बच गए। दूसरी क्या हुई कि आपको यहां पर लोग एक्सपर्टाइज मिल गए, क्योंकि ये कई सारे कंपनियों के लिए काम करते हैं, ए बी सी। तो बेस्ट प्रैक्टिस को इनको मार्केट में क्या चल रहा है उनको पता होता है। बेस्ट प्रैक्टिस दे आर अवेयर। सो दीज पीपल नो कि हमारे मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस क्या चल रहा है, और बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से आपको उनका एक्सपीरियंस का फायदा मिल जाता है, आपको नॉलेज मिल जाता है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का जन्म होता है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, चाहे वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, उसका अपना एक अलग एंटिटी है ठीक है ना। तो इसमें लेने का जो इनको हायर करने का तरीका है बड़ा सिंपल है कि आप जो है जीएसटी में इस जगह को, जीएसटी में ये जो प्रीमिसेस है उसको एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर सकते हैं। कि आप ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि भाई ये जो जगह है, इस जगह में 1000 स्क्वायर फीट का मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इस जगह से मैं अपना सेल परचेज ट्रांजैक्शंस करूंगा। इसके लिए वो क्या मांगते हैं आपसे? आपसे मांगते हैं कि बॉस आप एक एग्रीमेंट दे दीजिए, इसके ये 3PL और मान लो मोटर कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट दीजिए जो ये 3PL है जिसने लैंडलॉर्ड से लिया है। एक बिजली का बिल दे दीजिए जो कि एड्रेस प्रूफ है, और इनके तरफ से एक एनओसी दे दीजिए। मोटा मोटी ये सारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बेसिकली मैं फंडामेंटल्स पे ही कवर कर रहा हूँ, बाकी डेप्थ में अभी मुझे महसूस नहीं है कि अभी जाना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीज लेने के बाद सेल टैक्स में जो ये कंपनी है वो अप्लाई करती है। अप्लाई करने के बाद उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर में ये एक एडिशनल प्लेस ऐड हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपने जीएसटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि आप इसे ट्रांजेक्शन करें, तो ये आपके लिए एक एडिशनल प्लेस हो गया। तो यहाँ से कोई भी सेल परचेज ट्रांजेक्शन करना है तो कर सकते हैं। तो अब इसका बेनिफिट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 3PL है क्या, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तीसरा पक्ष जो है जो आपकी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, आपका जो हेडेक है वो अपने पास ले गया। तो यही इसके अवज में वो क्या लेती है? इसके अवज में वो लेती है, इसके कंसिडरेशन फॉर दिस इज जनरली मार्केट में क्या होता है, कई टाइप के कॉस्ट ले जाता है। जैसे मान लो मैंने आपसे पर स्क्वायर फीट ले लिया, कितना रुपया, मान लो 50 रुपया 100 रुपया जो भी है। इसके डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे कि भाई ये पर स्क्वायर फीट होता क्या है और कैसे निकाला जाता है, कितने टाइप ऑफ तरीके से हम जो है इस सर्विसेज को ले सकते हैं।
इसमें फिर क्या है कि आपको हो सकता है कि पैलेट वाइज आप अपना रेट तय कर लें कि भाई एक पैलेट का क्या कॉस्ट होगा, तो मैं अपना एक मिनिमम पैलेट फिक्स कर दूं, उसके हिसाब से पे करते रहूं। तो कई सारे तरीके हैं जिसके तहत आप इनको पे कर सकते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं जिनके हिसाब से आप एक 3PL एक जो सर्विस टेकर है, जो सर्विस सीकर है, जिसको कि हम जैसे मोटर कंपनी है वो इनको दे सकती है। तो इसमें क्या हो गया, एक विन विन सिचुएशन हो गया और फ्लेक्सिबिलिटी हो गया दोनों के लिए। इनको कस्टमर मिल गए और इनको वेयरहाउस मिल गया जो इनको चाहिए, और आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। एक लॉक इन पीरियड कोई रखते हैं, एक साल का लॉक इन पीरियड रख दिया। मान लो आपको जगह पसंद नहीं आया, 3PL पसंद नहीं है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको चेंज कर दीजिए। मान लो आपने खुद ही लिया होता तो फिर आपके लिए और एक हेडेक होता है कि इसको चेंज करने का काम। ये सारे हेडेक से बचाने का एक कीमत है, वो कीमत आपको मिलता है, देना पड़ता है, और उसके बदले में आपको सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। सो ये है 3PL कंसेप्ट। बेसिकली एक कंपनी जो कि एक दूसरे कंपनी जिनका की काम ही है माल को रिसीव करना, रखना। हाँ, अभी करके क्या है ये अब ये 3PL कंपनी करती क्या है, अब इसको ये समझते हैं। इसको मिटा दें। ये आपके लिए स्टोरेज करती हैं, आपका सामान को स्टोर करती हैं। ये आपके लिए माल को रिसिप्ट करती हैं। ये आपके लिए माल को बाहर निकालती हैं, जो कि इनवॉइस के तहत और चालान के तहत और कोई किसी भी जो भी लीगल तरीका उसके तरह से माल को आउट करती है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड स्टोरेज, बेसिकली ये तीन काम कोर काम करते हैं, स्टोरेज, रिसिप्ट एंड इनवर्ड। इसके अलावा आप जो इनसे कराना चाहें जो कि लीगल दायरे में है, जिसको कि हम वैस एक्टिविटी बोलते हैं। वैस एक्टिविटी माने वैल्यू एडिशन सर्विसेज। वैल्यू एडिशन सर्विसेज माने ऐसा हो सकता है कि वो आप उनको बोल दें कि भाई साहब ये एक व्यक्ति को एक सेट ऑफ कंप्यूटर जाना है, जिसमें कि एक लैपटॉप होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, आप इसको एक किट बना दीजिए, किट बना करके भेज दीजिए। तो ये किटिंग एक एक्टिविटी होगी जो कि वैस एक्टिविटी है। कोई कह सकता है कि साहब मेरे मोटर में कुछ टेस्टिंग का सुविधा दे दीजिए, एक पॉइंट दे दीजिए जहां पर हर एक मोटर को मेरा एक इंजीनियर जाके क्वालिटी टेस्ट करेगा। तो ये जितने भी सर्विसेज आप उनसे लोगे, हर एक सर्विसेज चार्जेबल होगा, जो कि आपस में दो कंपनी तय करके रख सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया आपका सिंपल वे में 3PL कंसेप्ट। मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का कोशिश किया कि ये 3PL है क्या। इस तरह से हम चीज़ों को समझें ताकि हम कभी भूल ना पाए, और वो लंबी लंबी डेफिनेशंस वगैरह जो बुक्स में आती हैं उसके चक्कर में पढ़ना तो चाहिए, बट उसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अब प्रैक्टिकली जो है अगर जिस चीज़ को आप उस तरह से समझें तो शायद रिटेंशन हमारी ज़्यादा होगी। तो मेरी ये कोशिश है कि जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो इतने साल से मैंने इस फील्ड में काम किया है, तर बाय तर, लेयर बाय लेयर मैं इसको खोलता जाऊँ और चीज़ों को समझाता जाऊँ। जो नए बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको कुछ एक फंडामेंटल आइडिया हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसे तो उनको अगर कोई सिखाने वाला भी नहीं है तो उनका कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि वो आगे की चीज़ अपने आप समझ जाए। तो आज के लिए हम इसको केवल यहीं तक सीमित रखते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जाएंगे कि ये 3PL पे हम चूज़ कैसे करते हैं, इसकी कॉस्टिंग कैसे आती है, फंडामेंटल रूप में जाएंगे। क्योंकि कंपनी टू कंपनी चीज़ें डिफर कर सकती है, रिक्वायरमेंट डिफर कर सकती है, बट मोटा मोटी 75 से 80% चीज़ फंडामेंटल सेम होती है। एक बार आपका फंडामेंटल्स क्लियर है तो उसके बाद में आगे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे आइडिया मिल सके कि मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है क्या। कुछ कमेंट्स होगा तो वो डाल सकते हैं ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं कुछ अपने नॉलेज को किसी माध्यम से शेयर करूं, तो मुझे ये लगा शायद ये बेस्ट माध्यम है। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।